सॉल्व किया है तुम लोगों ने? सबका आया cot 2 थीटा की नहीं आया? नहीं आया? बोले सबके कांटेक्ट में रिपीटर्स थोड़ी ना है ना। देखिए वोल्टेज करंट ग्राफ था दो वायर्स के लिए, एक T1 टेम्परेचर पे था और एक इधर से एंगल थीटा बना रहा था एक। अब आप लोग जानते हो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R1 के। वो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? तो हमको क्या निकालना है? R2 माइनस, या T2 माइनस T1 पूछा था मैंने? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? R2 माइनस R1 के। और रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? स्लोप से। तो R2 कैसे निकलेगा? R2 ये वाले ग्राफ की स्लोप निकालना पड़ेगी। कौन से ग्राफ की? ऊपर वाले ग्राफ की। अब स्लोप निकालने के लिए एंगल इधर से बनाना पड़ता है। किधर से? एक्स एक्सिस के साथ। अगर वाई के साथ एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा बोलो? ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा मतलब इसकी स्लोप किससे निकलेगी? कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा। और R1 कैसे लिखोगे? माइनस R1 है ना भाई, R2 माइनस R1 लिखना है तो R1 किससे निकालोगे? ये वाले ग्राफ की स्लोप से। और इस ग्राफ का स्लोप तो थीटा दिया एंगल, तो इजीली निकल जाएगा कितना? 10 थीटा। तो कॉट थीटा माइनस 10 थीटा। तो बताओ T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। माइनस 10 थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो। तो बताओ T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलसीएम क्या आएगा साइन और कॉस का? अरे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस का यहां मल्टीप्लाई कर दो साइन का यहां, तो बताओ क्या बनेगा? बोलिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आप सब लोग जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो, साइन थीटा इंटू। अब मैंने क्या किया इसमें? 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अरे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 2 तो कांस्टेंट है, अरे 2 तो एक नंबर है, और प्रोपोर्शनलिटी जब लिखते हैं तब कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस बाई साइन, अरे कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा, तो ये 2 है, तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा। छापिए।
हो गया। अब आपको जल्दी जल्दी नोट्स बनाना है जो मैं लिखवाते जा रहा हूं। ठीक है, एक डेढ़ लेक्चर हम फटाट फटाट लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे डेढ़ लेक्चर। लिखिए, ये तो हो गया। लिखिए ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करवा चुका हूं कॉम्बिनेशन की, लेकिन नोट्स में लिखना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पहला लिखिए क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हेडिंग क्या लिखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, आप लोग जानते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं क्या, वायर्स। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई इसमें सब कुछ जानते हो आप, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं नया जो आप नहीं जानते हो। एक चीज और बताई थी कि मान लो सबके रेजिस्टेंस सेम हो तो R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, और कितने वायर हो, N वायर हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, बोलिए NR। ये भी आप जानते हैं। फिर एक स्टेटमेंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था, बोल लिखवाया कुछ भी नहीं था, रटवाया था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिवाइड। भूल गए क्या, पोटेंशियल इज डिवाइड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ, बस यही तो लिखना है, इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ। और मुझे जहां तक पता है मैं डिवीजन रूल सिखा चुका हूं आप लोगों को कि डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड कैसे करना होता है। छापे, हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म, प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी अपनी। हो गया। दूसरा लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है, नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो बताओ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ऑलरेडी जानते हैं ये चीज अपन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा। फिर अगर बात की जाए किसकी, कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R हो, कितने वायर हो, n वायर पैरेलली कनेक्टेड हो, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। फिर एक और केस लिखवा गया था, वो 2 वायर्स, 2 ही वायर हो, R1 एंड R2, तो इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे प्रोडक्ट बाई सम से आ जाता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाई सम। या फिर एक और फॉर्मूला था, कौन सा, R1 डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 प्लस, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, उसमें एक जोड़ो, जोड़ने पे जो आंसर आए उस आंसर से फिर बड़े वाले को डिवाइड कर दो। R1 इज ग्रेटर देन R2 अगर हो तो ये फॉर्मूला भी काम में हम लेते हैं। क्लियर है क्या। फिर एक स्टेटमेंट लिखवाया गया था, क्या लिखवाया गया था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या पोटेंशियल इज सेम, ठीक है, करंट इज डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। बस छाप लीजिए, खत्म। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, बैटरी या सेल, बैटरी और सेल। पहले छाप लो फिर लिख लेना, बैटरी और सेल। कहाँ चले गया था, कहाँ चले गया था। बाहर किसने जाने दिया, घर की बात करो आके जाता। हो गया बैटरी या, नेक्स्ट हेडिंग बैटरी और सेल। देखिए यही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बैटरी। बैटरी के काम को समझना है। आप जब जैसे मार्केट में जाते हैं हम और कोई भी बैटरी परचेस करके लाते हैं, जनरली वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है आजकल, तो पहले लग रही होती थी।
इन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आजकल तो लाइट अवेलेबल रहता है पूरे टाइम, जरूरत नहीं होती जनरली। और वैसे भी हमको क्या जरूरत पड़ी आज तक, नॉर्मली बैटरी या सेल बहुत सारी चीजों में अपन ने लगी हुई देखी होगी, टॉर्च वगैरह में बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है। अब उन बैटरी पे क्या क्या लिखा रहता है, एक तो लिखा रहता है वोल्ट और एक लिखा रहता है वॉट। दो चीजें लिखी रहती है, क्या लिखा रहता है, वोल्ट एंड वॉट। वोल्ट जो है वो उसका पोटेंशियल है, ईएमएफ बोलते हैं उसको। बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम में फोर्स है लेकिन ये है पोटेंशियल, मतलब फोर्स समझ के न्यूटन मत समझ लेना यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम फोर्स है लेकिन है वो वोल्टेज, वोल्ट, ठीक है। तो मान लो 50 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट उसका क्या हो गया, ईएमएफ। 50 वोल्ट मतलब वो बैटरी के, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। वो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। कितने वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करेगी, 50 वोल्ट का। अब अगर आप उस बैटरी में कोई वायर निकाल के, उस बैटरी से दो वायर निकाल के कोई बल्ब जोड़ देते हैं, या आप कुछ भी, एक मोटर आपने कनेक्ट कर दी, छोटी मोटर जिसको आप चलाना चाहते हैं बैटरी से, तो आप जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी डिवाइस आप ऐड कर रहे हैं, किससे, बैटरी से, वो बैटरी उस डिवाइस को या उस वायर को, मैं अभी उसका नाम रख दिया अपन ने फिजिक्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब बाहर से आप कुछ जोड़ रहे हो, किस पे, बैटरी पे। बैटरी का ईएमएफ कितना बताया मैंने आपको, 50 वोल्ट। आप मार्केट से 50 वोल्ट की बैटरी लाए और मान लो आपने एक छोटा सा बल्ब भी जोड़ दिया उससे, बल्ब हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो क्या हो गया अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस बल्ब को कितने वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा होगा, 50? नहीं, बल्ब को 50 वोल्ट का वोल्टेज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि होता क्या है कि बैटरी जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर से, तो एक क्लोज सर्किट बनता है। कैसा क्लोज सर्किट बनता है मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। कि बैटरी के कनेक्ट होने के बाद, जैसे मान लो ये तो हो गया आपका वो बल्ब, बल्ब मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और आपने इससे कनेक्ट कर दिया किसको, एक बैटरी को। ये बैटरी बनाया गया है, ये एंड जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटा जो बनाते हैं वो नेगेटिव है। ई जो होता है ये है ईएमएफ, ई ये क्या है, ठीक है, कैपिटल ई भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ये अपना हो गया क्या बताओ, ईएमएफ ऑफ सेल या बैटरी, किसी सेल या बैटरी का क्या हो गया ये ईएमएफ। यूनिट क्या रहती है, ईएमएफ का फुल फॉर्म समझे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यूनिट क्या है, वोल्ट, मतलब एक तरीके का पोटेंशियल है। यही वो बैटरी का 50 वोल्ट है जो आप मार्केट से खरीद के लाए थे, और आपने एक वायर जोड़ दिया, कौन, कैपिटल आर। लेकिन होगा क्या, बैटरी पूरा का पूरा 50 वोल्ट कैपिटल आर को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि जब आप बैटरी जोड़ते हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो बैटरी का क्या होता है, बैटरी का एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। बैटरी अकेली साथ में नहीं आती है, अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस लेके आती है साथ में। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रोड्स हैं। बैटरी के अंदर क्या लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। उसके बीच में आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो बैटरी के उनका इलेक्ट्रोड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी बोलेगी मेरे पास जो 50 वोल्ट है वो दो लोगों में बटेगा। कौन से दो लोगों में बटेगा, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। अब कैपिटल आर को कितना वोल्ट चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ताकत रखते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो आप दोनों, कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज। बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस लगाओ, बैटरी का ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ले जाओ। बात समझ में आई क्या, मान लो ये 50 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 ओम, और एक्सटर्नल भी हो गया 2 ओम। तो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो 25 वोल्ट इंटरनल खाएगा, 25 वोल्ट एक्सटर्नल को मिलेगा। तो बैटरी 50 वोल्ट की लगाई, लेकिन हमने जो बल्ब लगाया हमारे बल्ब को कितना मिला, 25, आधा ही मिला उसका, 50% ही। क्यों, क्योंकि 25 वोल्ट कौन खा गया,
इंटरनल रेजिस्टेंस कहा गया। तो जब बैटरी पे जब लिखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का माइनस करके लिखना चाहिए ना। भैया मार्केट से बैटरी लाए तो 50 क्यों लिखा, 25 ही लिख देते इससे अच्छा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या खाएगा ये पहले से थोड़ी ना पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या खाएगा ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि बंटवारे के टाइम पे सामने वाला कितना ताकतवर है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, वो फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, आपने बाहर 2 ओम जोड़ दिया तो 25 खा गया। अगर आप बाहर 20 जोड़ देते, अगर आप बाहर क्या जोड़ देते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20, तो ये 2 और वो 20 1 और 10 के रेशियो में डिवाइड होता, तो इसको मिलता 1/11 इंटू 50, मतलब 4-5 वोल्ट खाता है बस, बाकी 45 वोल्ट ऊपर वाला खींच ले जाता हूं। और 100 जोड़ देते तो और भयंकर रेशियो होता। जितनी बड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो पहले से थोड़ी ना हम डिसाइड कर सकते कि बैटरी जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। वो तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटरनल के हिस्से में वोल्टेज उतना कम आएगा। 50 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब आप आपके हिसाब से देख लो कि आपको एक्सटर्नल क्या कनेक्ट करना है। क्लियर है, ये समझ में आया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलता है उसको हम लिखेंगे स्मॉल वी। स्मॉल वी मतलब इसका नाम रख दिया गया इंटरनल पोटेंशियल फॉल। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल पोटेंशियल फॉल। और बाहर वाले रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलता है उसका नाम रख दिया कैपिटल वी। कैपिटल वी का नाम रखा एक्सटर्नल पोटेंशियल फॉल। एक्सटर्नल पोटेंशियल फॉल से भी ज्यादा फेमस नाम इसका जो है वो है टीपीडी। टीपीडी बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टीपीडी? टीपीडी क्या है? बैटरी ने 50 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस किया। कहां पे प्रोड्यूस किया? बैटरी के अंदर वोल्टेज बनाए। कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया? 50। क्यों किया? उतना ईएमएफ है उसका, उतना वो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें से 10 वोल्ट खा गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या खा गया? 10 वोल्ट खा गया। तो 50 वोल्ट बैटरी ने बनाया, 10 वोल्ट उसके अंदर बैठा रेजिस्टेंस ही खा गया, तो बाहर कितना निकला? 40 वोल्ट। भाई बाहर वाले के लिए जो अवेलेबल है वो कितना है? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बैटरी के टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल पे, मतलब एक पॉइंट यहां बनाओ और एक पॉइंट यहां बनाओ, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? यहां टर्मिनल्स पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे अगर मैं जाऊं तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? तो बैटरी का ईएमएफ थोड़ी ना होगा। ईएमएफ में से जो इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर ही है ना, वो खा चुका है। उसके बाद बाहर क्या बचा? इंटरनल के बाद जो बचा वो, और इंटरनल के बाद जो बचा वो कैपिटल वी है। कैपिटल वी मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल फॉल। तो उसका नाम क्या रखा गया? टर्मिनल्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए का नाम रख दिया टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा होगा कि कम होगा? टीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ से ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई बैटरी जो बनाएगी उसमें से कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस खाएगा। बोले अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं खाने दें तो? बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसका हिस्सा तो वो लेके जाएगा। एक ऑप्शन है, आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ताकतवर होना चाहिए। फिर कितना ताकतवर? बोले इनफाइनाइट। अगर कैपिटल आर क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तो फिर स्मॉल आर कुछ नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिवाइड होता है किसमें? डायरेक्ट रेशियो में। और डायरेक्ट रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है और रेशियो उसका कितना है? इनफाइनाइट। कैपिटल आर का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो स्मॉल आर को कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिलेगा? कैपिटल आर को। तो सेल से बाहर जो वोल्टेज निकलेगा वो ईएमएफ के बराबर। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ कंज्यूम स्मॉल आर ने कुछ नहीं खाया, तो उस केस में टीपीडी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। बट ऐसा कोई वायर है दुनिया में जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो? हाँ है कि नहीं है? आपके और मेरे बीच में जो वायर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वायर है। क्या है हमारे बीच में? एयर। हमारे बीच में क्या है? मतलब अगर सर्किट को ओपन रख दिया जाए, इतनी जगह ओपन रख दो, ये लीजिए, सर्किट का नाम है ओपन सर्किट। सर्किट का नाम क्या है? ओपन सर्किट। वायर दिख रहा है यहां पे, इन दोनों के बीच में, यहां
किसका बना हुआ है? एयर का। मतलब रेजिस्टेंस कितना? बिहेव लाइक इनफाइनाइट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है? इनफाइनाइट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट का टीपीडी ईएमएफ के बराबर होता है। ओपन सर्किट का टीपीडी ईएमएफ के। आया समझ में कि नहीं आया? तो अभी आगे जाके समझेंगे अपन ये सारे सर्किट। तो जरूरी नहीं है कि टीपीडी हमेशा ईएमएफ से कम ही हो। टीपीडी ईएमएफ के बराबर हो सकता है, ईएमएफ से कम हो सकता है, ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, या ज्यादा नहीं हो सकता। बोले बैटरी जो बनाएगी नहीं उससे ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस कैसे हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं आपको। ये जो सेल है 50 वोल्ट का सेल आप मार्केट से लेके आया और उसके सामने एक 500 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो। उसके सामने आपने क्या कर दिया? बैटरी से क्या जोड़ दिया? बैटरी बैटरी से क्या जोड़ दिया आपने? बोले बैटरी से बैटरी कैसे जोड़ सकते हैं? दो बैटरी नहीं हो सकती क्या कॉम्बिनेशन में? हो सकती है। अब जो 50 वोल्ट की बैटरी है उसका ईएमएफ बहुत कम है और जो 500 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा है, तो 500 वोल्ट की बैटरी इस 50 वोल्ट की बैटरी को क्या करेगी? चार्ज करेगी। और जब ये चार्ज होता है तो 500 वोल्ट की बैटरी से कुछ पोटेंशियल जो है वो इसको मिल रहा होता है। इसके पास 50 तो ऑलरेडी है और ऊपर से 10-20 वोल्ट वो दे देती है, तो ईएमएफ से भी ऊपर निकल जाता है कौन? टीपीडी। एक केस आएगा कौन सा? चार्जिंग, जिसमें टीपीडी ईएमएफ से भी। भाई टीपीडी वो है जो सेल के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, और वो कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन ईएमएफ, लेस देन ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ, जीरो भी हो सकता है। बोले ये कैसे पॉसिबल है? टीपीडी जीरो कैसे हो सकता है? टीपीडी जीरो होने का मतलब क्या समझते हैं आप? बैटरी का पूरा ईएमएफ कौन खा जाए? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा कब खाया जाएगा? जब एक्सटर्नल हो ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो कर दो और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है केवल ओनली, यहां कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसको फिजिक्स में बोला गया शॉर्ट सर्किट। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दिया आपस में, ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वो कंडीशन है जिसमें टीपीडी कितना होता है? जीरो। ओपन सर्किट वो कंडीशन है जिसमें टीपीडी ईएमएफ से ईएमएफ के बराबर होता है। ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट वो कंडीशन है जिसमें टीपीडी ईएमएफ के क्लोज चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग मतलब जिसमें बैटरी चार्ज हो रही हो, वो कंडीशन आएगी जिसमें टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा आएगा। और जनरल केसेस में अगर देखा जाए, जो नॉर्मल सर्किट होते हैं 90% सर्किट जो होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उनमें टीपीडी हमेशा ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या होगा? बंटवारा होगा। अच्छा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? सबसे पहला पॉइंट, करंट इन सर्किट। तो ये तो बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है भैया। I इक्वल टू, एक ही तो फॉर्मूला चलता है, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाय आर। सर्किट के वोल्टेज को सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? अच्छा, करंट हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो वोल्टेज है E और रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। दूसरा, सेल का जो ईएमएफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कैपिटल V एंड स्मॉल v। ठीक है, कैपिटल V को आप लोग जानते हो क्या बोलेंगे? टीपीडी। और स्मॉल v को क्या बोला जाएगा? इंटरनल पोटेंशियल फोल्ड। तो टीपीडी प्लस इंटरनल पोटेंशियल फोल्ड इज इक्वल टू ईएमएफ। छापिए। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो ही चीजें हैं जो ध्यान रखना। मतलब स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि टीपीडी इज ग्रेटर देन ईएमएफ। जनरल केस लेके चलेंगे, फिर लेस देन ईएमएफ। कुछ नहीं बोला जाए तो प्रायोरिटी में मैं जनरल केस मान के चलता हूं। वो स्पेशल रिजल्ट्स हैं सब, टीपीडी जीरो होना, टीपीडी ईएमएफ के इक्वल होना, ईएमएफ से ज्यादा होना, वो सब स्पेशल केसेस। हाँ, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए तब जाके आप टीपीडी जीरो बोल सकते हो किसी भी सेल का।
अपने इंडिया के पॉलिटिशियन शॉर्ट सर्किटेड ही रहते हैं आधे से ज्यादा स्कीम में। जो भी अमाउंट प्रोड्यूस होता है पूरा अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता कुछ भी। टीपीडी जीरो, बाहर वालों के लिए क्या अवेलेबल रहता है? जीरो। और किसी स्कीम का अमाउंट अगर निकलता भी है तो भी टीपीडी बहुत कम होता है ईएमएफ से। प्रोड्यूस होता है 200 करोड़, बाहर आता है 5 करोड़। फिर उस 5 करोड़ में फिर भ्रष्टाचार चलता है। तो जिसको टेंडर मिलता है उसको 5 करोड़ मिलते हैं, वो काम करता 4 करोड़ का। जिससे काम करवाता वो कंपनी काम 3 करोड़ का करके देती, 1 करोड़ वो खा जाती बीच में। ऐसे बनते हैं स्कूल, फिर स्कूल की गिर जाती छत, फिर जेल हो जाती टीचर को कि इनने बताया नहीं कि छत कमजोर थी। हुआ ना अभी राजस्थान में, प्रिंसिपल और टीचर्स जो है उनको, उन पे केस हो गया स्कूल की छत गिरने पे। किस डायरेक्शन में जा रहा है इंडिया समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये छत गिर जाए तो मेरी क्या गलती? मतलब टीचर क्या करेगा? चलो ये तो एक प्राइवेट बिल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जिसने कंस्ट्रक्शन किया उस कंपनी को पकड़ो, जिसने काम किया था उनको सब। गवर्नमेंट टीचर क्या करेगा? मतलब वो क्या करता? अपनी सैलरी पे, अपनी सैलरी से छत भरवाए वहां का। ये करे तो ठीक है भाई, एक ऑप्शन रहता है। नया छत बनवा दिया, हो गया। जिनकी गलती है वो तो एक पोस्ट डाल देते हैं और क्या। अत्यंत दुखद घटना, अभी पार्टी कर रहे होते हैं आराम से। मतलब पहले पोस्ट डाल देते हैं फिर पार्टी करते हैं। हो गया। आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ये करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, एक दो वैरायटी करते हैं। जैसे मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ कौन, 3 ओम, इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाए 20 वोल्ट और 2 ओम का, तो बताओ करंट का वैल्यू कितना होगा? आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। वोल्टेज कितना है? 20, रेजिस्टेंस 3 और 2 5, तो करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। ये समझ में आ रहा क्या? और अगर कोई आपसे टीपीडी पूछे सेल का, तो टीपीडी कैसे निकालोगे? बोले टीपीडी निकालने के दो तरीके हैं, या तो बाहर वाले को जो वोल्टेज मिल रहा है वो निकाल लो, या अंदर वाले को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 20 में से घटा दो। तो बाहर वाले के निकाल लेते ना सीधे, V इक्वल टू आई आर। करंट तो हमारे पास है कितना? 4, और रेजिस्टेंस कितना है? 3, 4 3 जा 12 वोल्ट। कैसे निकाला टीपीडी? क्या आई आर टीपीडी है? हाँ, अरे टीपीडी क्या है? टीपीडी दो तरीके से निकल सकता है ना, या तो आई आर कर लो या फिर ई माइनस आई आर कर दो। अरे V इक्वल टू आई आर वोल्टेज, या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल लो, या इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आ रहा है उसको ईएमएफ में से घटा दो, ई माइनस आई आर, वो भी एक ऑप्शन होता है। फिर टीपीडी के दो तरीके होते हैं, या तो आई आर या फिर ई माइनस, फॉर्मूला एक ही चलेगा यहां पे, V इक्वल टू आई आर, जिसका वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस। जैसे मुझे एक्सटर्नल वोल्टेज निकालना था बाहर वाले का, तो मैंने आई आर में आर क्या रखा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल वोल्टेज निकालना है तो आर क्या रखोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर में आर क्या रखना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है V कौन सा निकाल रहा हूं। छापिए जल्दी फटाफट, ये तो बहुत सिंपल वैरायटी होगी।
हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। टीपीडी आप कैसे निकाल सकते हो? एक ही तो फॉर्मूला V इक्वल टू आर, कैपिटल आर रखना लेकिन। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, उससे एक बैटरी कनेक्ट की गई जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और सर्किट में 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? फिर 2 ओम के वायर को रिप्लेस करके उसकी जगह 5 ओम का वायर लेकर आए और सेम बैटरी को उससे कनेक्ट कर दिया, तो ये नोटिस किया गया कि जो करंट की वैल्यू है वो 2 एम्पियर हो गई। कितनी हो गई? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 2 ओम की जगह पे 5 ओम लगा दिया, या कभी कभी ऐसे बोलता है कि 2 ओम के साथ सीरीज में एक 3 ओम और जोड़ दिया। 2 के साथ सीरीज में 3 और जोड़ दोगे तो भी कितना हो जाएगा? 5। एक ही बात है वो तो। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम और 5 ओम, और दोनों रेजिस्टेंस को जब बैटरी से जोड़ा तो दो करंट की वैल्यू दे दी जाएगी कि पहले इतनी एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, बाद में इतना, पहले 4 एम्पियर बाद में 2 एम्पियर। आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। दो चीजें बतानी है आपको, बैटरी का ईएमएफ क्या है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। बताइए जल्दी फटाफट, ट्राई कीजिए। कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। कहां है कॉपी, कहां है तेरी? हाँ, तो फिर तू क्यों आ गया? हॉस्पिटल से आया? कौन हॉस्पिटल में? क्या हो गया? प्लेटलेट्स डाउन गई। कितनी हो गई? 80,000? बहुत 80,000 उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन 80 जितना तू लोड ले रहा है इतना लोड लेने वाला काम नहीं है। 80,000 12-15 हजार से पेशेंट रिकवर हो जाता है। डेंगू वगैरह है क्या? डेंगू पॉजिटिव है क्या? WBC बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स घट रहे हैं। कौन है डॉक्टर? हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, उधर से मेरे को लगा इंदौर में एडमिट है। हो गया? फोर्टी 46/5, 56/5, रेजिस्टेंस 4/5। देखिए भैया, क्या फॉर्मूला है करंट का? I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। ये पहले वाला जो सर्किट है इसमें फॉर्मूला लगाओ I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। करंट कितनी है? 4 इक्वल टू E EMF डिवाइडेड बाई R 2 प्लस स्मॉल r। नहीं पता क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई, ये लगा रहा हूं। कैपिटल R पता है मुझे और करंट पता है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस नहीं पता है।
फिर इस सर्किट के लिए भी लगाओ वापस से। इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे, इसमें करंट कितना है 2 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर 5 प्लस दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लो 4/2 क्या बन जाएगा 2 ई से ई कैंसल 5 प्लस आर ऊपर और ये 2 प्लस आर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 2 4 प्लस 2r इक्वल टू 1 इंटू ये 5 प्लस आर ही रहेगा एज इट इज। क्लियर है क्या? आर को इधर लाओ 4 को उधर भेज दो आर उधर जाएगा तो 2r माइनस आर आर और वो 4 इधर आएगा तो 5 माइनस 4 आर का वैल्यू क्या आ गया 1 1 आ गया तो किसी भी एक में रख दो चलो इसमें रख लेते हैं तो 4 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ठीक है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 3 4 जा 12 तो ईएमएफ इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ईएमएफ 12 वोल्ट। मतलब ये आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ये कर सकते हो टीपीडी इक्वल टू ईएमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल फॉल ये भी कर सकते हो। कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा बाकी तरीका तो ये भी सही है। आई क्या रखा 4 और रेजिस्टेंस 2 तो 4 2 जा क्या हो गया 8 इक्वल टू ईएमएफ माइनस बोलो 4r 4r थोड़ी ना हाँ 4r और अगले वाले में वापस आई आर 10 इक्वल टू ई माइनस हाँ जी कितना आई आर 2r आएगा ना ठीक है तो 2r बस दोनों का डिफरेंस ले लो इसमें से उसको घटा दो 10 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू ई में से ई माइनस हो जाएगा -2r माइनस माइनस प्लस 4r तो कितना हो जाएगा 2r 2 से 2 कैंसिल r इक्वल टू 1 वो भी कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? बढ़े आगे क्लियर है? कुछ नहीं करना दो करंट के इक्वेशन बना के दोनों का रेशियो ले लो ईएमएफ कट जाएगा स्मॉल आर निकल जाएगा स्मॉल आर आ जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देना तो ईएमएफ भी आ जाएगा वहां से सिंपल सा कैलकुलेशन है। बढ़े आगे अभी आंसर्स लिख के रखा करो ओनली कि क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई और इस केस में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल मिल रहा है टीपीडी मतलब वो कितना मिल रहा है वी। क्वेश्चन समझ में आया? बैटरी का ईएमएफ कितना है ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर और टीपीडी कितना है कैपिटल वी। कैलकुलेट आर इंटरनल रेजिस्टेंस बताना आपको बैटरी का कितना आएगा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताइए।
आवाज नहीं आ रही क्या? ई बाई आई, I4 ई। देखो फिजिक्स में एक रूल होता है, जैसे लाइक मैंने बोला ना कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और अगर आप उधर से आंसर में कैपिटल आर बोल रहे हो तो मैं उसका मतलब क्या समझूंगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और अगर मैंने नहीं बोला और फिर आप बोल रहे हो तो मैं राजस्थान भी समझ सकता हूं। I4 करंट मैंने अगर बोला है क्वेश्चन में तो आपके आंसर में I4 करंट होना चाहिए। अगर आपके आंसर में आई आ रहा है तो मैं उसका मतलब इंडिया भी समझ सकता हूं, इंदौर भी समझ सकता हूं। मैं आई का मतलब मैं क्या समझूं? क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं कि आई क्या है। फिजिक्स का एक रूल होता है कि जो टर्म्स आपको क्वेश्चंस में दे रखी है आपका आंसर उन्हीं टर्म्स में आना चाहिए केवल, ये ध्यान रहे। ये बहुत हेल्प करता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप कोई नई चीज नहीं लेके आ सकते बीच में, ये रूल होता है फिजिक्स का। मैंने आई नहीं बोला तो आई नहीं आएगा। ई कैपिटल आर माइनस वी कैपिटल आर बाई कैपिटल वी। हाँ, आर कॉमन ले लो। सही आंसर है, ये सही आंसर है। ई आर बाई वी माइनस आर, आर कॉमन ले लो दोनों में से। ई बाई वी माइनस वन बच जाएगा ब्रैकेट में, चल जाएगा। चल जाएगा मतलब यही सही है, तेरा भी सही है। दोनों को तू वी से डिवाइड कर देगा ना तो ई बाई वी बन जाएगा और वी बाई वी वन बन जाएगा, तो ई बाई वी माइनस वन हो गया। आ गया। तो ये एक बात का और हमेशा ध्यान रखें अपन फिजिक्स में कि जो डेटा दिए गए हैं आंसर्स उसी के टर्म में निकालने का आपको ट्राई करना चाहिए। करना क्या चाहिए? वही करना पड़ेगा, ठीक है? उससे बहुत हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देखिए भैया, ईएमएफ दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। ई अगर मेरे रिजल्ट में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वी भी मेरे रिजल्ट में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दिए हैं दोनों। स्मॉल वी नहीं होना चाहिए, स्मॉल वी को आई आर लिख देते हैं। वी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आर कौन हो गया? स्मॉल। स्मॉल आर क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इंटरनल पोटेंशियल फॉलो तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। फिर दिक्कत हो गई एक, कौन? करंट। करंट नहीं है ना क्वेश्चन में, तो उसको भी हटाएंगे। पहले वी को इधर भेजो, ई माइनस वी इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे? आई आर। फिर लिखेंगे ई माइनस वी इक्वल टू आई को बताओ क्या लिखेंगे? ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू आर। ये आर प्लस आर का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आर प्लस आर है ना इसका इधर क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ आर प्लस आर का स्मॉल ई में जब ये कैपिटल ई में जब मल्टीप्लाई कर दो बताओ क्या बनेगा? ई आर प्लस ई आर। और माइनस वी में जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस वी आर माइनस वी आर। ई आर प्लस ई आर माइनस वी आर। क्लियर है? इक्वल टू बोलो ई आर। क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा? ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई आर से ई आर कैंसिल। अभी बताओ फाइनली उधर क्या क्या बच गया? ई आर बचा, माइनस वी आर बचा, और जो माइनस वी आर बचा था उसको इधर लेके आ गया मैं। वी स्मॉल आर था ना वो, तो स्मॉल आर को इधर इसलिए लेके आ गया क्योंकि स्मॉल आर ही तो कैलकुलेट करना है। अब स्मॉल आर निकालना है तो इस वी को इधर भेज दो, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? ई आर माइनस वी आर बाई वी। ये रिजल्ट हो गया। इसमें से चाहो तो क्या कॉमन निकाल सकते हो?
आर कॉमन निकाल के क्या बोल सकते हो, ई माइनस वी बाई वी। और भी चाहो तो एक काम और कर सकते हैं क्या, कि जो ई बाई ई को वी से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, ई बाई वी माइनस वी को वी से डिवाइड करूंगा तो 1, तो ये रिजल्ट भी होता है। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1। छापिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, टीपीडी लिख के फिर ई माइनस आई आर कर दो, फिर आई का वैल्यू रख दो, बहुत सारे तरीके। फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हो गया, अभी आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये छापने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लिख लिया इतना। पहली हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए भैया, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसके साथ एक नहीं बहुत सारे सेल जुड़े, मान लो ऐसे। इस सेल का ईएमएफ E1 इसका, E2 इसका, E3 इसका, E4, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका, R2 इसका, R3 और इसका, ऐसे बहुत सारे सेल जुड़े। सारे सेल अभी मैंने राइट कनेक्शन में बनाए हैं। राइट कनेक्शन कैसे समझ में आ रहा है, हमेशा करंट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, बड़ा टर्मिनल, उससे बाहर निकलता है। तो बताओ ये E1 से करंट किधर निकलेगा, इधर, तो ऐसे घूमेगा कैसा, क्लॉकवाइज। E2 से भी क्लॉकवाइज, E3 से भी क्लॉकवाइज, E4 से भी। मान लो एक को घुमा दें नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, तो वो रॉन्ग कनेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, अभी उस पर रॉन्ग कनेक्शन वाली बातें अपन बाद में करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने भी सेल हैं वो सारे सेल में हटा दूं, और सारे सेल हटा के मैं एक ही सेल मान लूं, ताकि जो पिछला सर्किट डायग्राम मैंने बनाया था सिंगल सेल वाला, उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे इन सारे सेल को हटा के एक सेल मानना पड़ेगा जिसका ईएमएफ आएगा EB और रेजिस्टेंस आएगा RB। ये EB जो है ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है। EB क्या है, इन सबका नेट ईएमएफ है, और RB क्या है, सबका नेट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही क्या, सारे सेल हटा के एक सेल मानोगे तो उस सेल का कुछ तो लिखना पड़ेगा ईएमएफ, और कुछ क्या लिखना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। बस वही निकालना हमको कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं सारे सेल, और सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या आएगा बताओ, R1 प्लस, भाई सबके रेजिस्टेंस जोड़ देना तो क्या आ जाएगा, RB आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल होता है बैटरी का। क्लियर है क्या। अब EB कैसे निकलेगा, EB सबके ईएमएफ जोड़ दो मतलब प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3 प्लस माइनस E4। ये क्या चल रहा है, ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं भाई, राइट कनेक्शन में हुआ तो जुड़ेगा,
और जो रॉन्ग कनेक्शन में होगा वो माइनस होगा। अभी तो जैसे मैंने सारे सेल राइट कनेक्शन में ही बनाए, लेकिन कल को कोई सेल रॉन्ग कनेक्शन में अगर हुआ तो वो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे मान लो ये जो सेल है E1 E2 और E3, ये जैसे जुड़े हैं वैसे जुड़े रहे, और ये E4 को मैं घुमा दूं, E4 को मैं क्या करूं, घुमा दूं, तो बताओ क्या होगा फिर क्या E1 प्लस E2 प्लस E3 करना पड़ेगा, या आपको जो तीनों का ईएमएफ है उसमें से E4 का ईएमएफ माइनस करना पड़ेगा। भाई अगर एक की पोलैरिटी घुमा दी जाए, किसकी पोलैरिटी घुमा दी जाए, सेल नंबर 4 की पोलैरिटी घुमा दी जाए, तो कौन रॉन्ग कनेक्शन में चले जाएगा, नहीं, E4 रॉन्ग कनेक्शन में नहीं जाएगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि जो E4 है, मतलब सेल नंबर 4 का जो ईएमएफ है वो 1 2 और 3 उन तीनों से मिला के ज्यादा है कि कम है। अगर सेल नंबर 4 का वोल्टेज ज्यादा हुआ किससे, 1 2 और 3 से, तो सेल नंबर 4 राइट कनेक्शन में और वो तीनों रॉन्ग कनेक्शन में। सेल नंबर 4 रॉन्ग कनेक्शन में नहीं गया, 4 राइट कनेक्शन में, और वो तीनों किस में चले जाएंगे, रॉन्ग कनेक्शन में। और अगर उसका ईएमएफ कम हुआ उन तीनों से मिला के, तो फिर वो रॉन्ग कनेक्शन में और वो तीनों। नेचर का रूल है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। पावरफुल व्यक्ति जिधर खड़ा वही राइट कनेक्शन है, बाकी सारे एक तरफ हो तो रॉन्ग कनेक्शन ही माना जाता है। क्लियर है क्या। एक सेल, ऐसा मत सोचना कि एक सेल उल्टा जुड़ा तो वो रॉन्ग कनेक्शन में होगा, जरूरी नहीं है। उसका वोल्टेज अगर ज्यादा हुआ तो वही राइट कनेक्शन है, बाकी सब फिर रॉन्ग कनेक्शन में आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो E4 की पोलैरिटी बदलेगी तो रॉन्ग कनेक्शन में कौन आएगा, बोले डिपेंड करता है किस पे, इनके ईएमएफ पे कि कौन रॉन्ग कनेक्शन में आएगा। पता चले E4 ही राइट कनेक्शन है अकेला। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अच्छा, आप मान लो जैसे E4 की पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ रेजिस्टेंस में भी कुछ करना पड़ेगा। मान लो एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस भी माइनस होगा क्या, नहीं, रेजिस्टेंस माइनस नहीं होता है। एक वायर ऐसे जुड़ा हो तो भी रेजिस्टेंस R होता है, और ऐसे जुड़ा रहे तो भी रेजिस्टेंस। कभी भी ये गलती मत करना कि रेजिस्टेंस में माइनस कर दिया, पता चले जो भी माइनस होगा कहां होगा, ईएमएफ में होता है, छापे। यह सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, बैटरी का। क्या हो गया, राइट कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन पे बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति बनो कि सदैव राइट कनेक्शन में रहो। ऐसे इंसान बनो कि हमेशा किसमें रहो, राइट कनेक्शन में रहो। आप अगर बोलो कि कल हाथी उड़ रहा था तो फिर उड़ रहा था, ठीक है, वही बात सत्य हो जाए, वैसे व्यक्ति बनना है। उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा पहले, और उसके लिए आज मेहनत लगती है। अच्छे डॉक्टर बनो, फिर लोगों को खूब लूटो, पैसा आएगा तभी पावर आएगी, और लूटना तो बनता ही है। 1 2 साल इधर मेहनत कर रहे हैं, फिर 5 6 साल MBBS में, फिर PG निकालना है, 12 15 साल की मेहनत है, और फिर सोचे कि 50 रुपए में इलाज कर दें, तो फिर क्या मतलब। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लूटता है, लूटेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। ऑप्शन है, बस ये है कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो उसको मत लूटना, बाकी तो खूब लूटना। मेरे जैसा व्यक्ति आए तो फ्री में इलाज कर देना बस। वैसे मैं तुमको मौका ही नहीं दूंगा, मतलब बीमार ही नहीं होऊंगा तो आना ही नहीं पड़ेगा तुम्हारे पास। तुम लोगों पे वैसे ही भरोसा कम है मुझे। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन लिखिए, इस पे छाप लिया हो तो लिखिए। कैपिटल N
identical cell, n identical cell, n identical cell are connected in series, n identical cell are connected in series and their equivalent EMF is E1 and their equivalent EMF is E1. N identical cell are connected in series and their equivalent EMF is E1. कुछ नहीं बोला जाए तो कनेक्शन कौन सा मान के चलते हैं? राइट, ठीक है, रॉन्ग नहीं सोचना होता कभी भी, है ना, हमेशा सीधा सोचे, ठीक है, तो राइट कनेक्शन है. If polarity of one cell is reversed, if polarity of one cell is reversed and their equivalent EMF become E2, if polarity of one cell is reversed and their equivalent EMF become E2, then E1 by E2 is, E1 by E2 कैलकुलेट करना आपको. If polarity of one cell is reversed, then E1 by E2 is एन आइडेंटिकल सेल बोला है तो सबके ईएमएफ ई मान सकते हैं आप. एन बाई एन माइनस वन. हो गया भैया, हो जाना चाहिए इतनी देर में, क्या है इसमें, बहुत सिंपल है. तो उसमें क्या डिफरेंशियल इंटीग्रल तो नहीं करने पड़ेगा तुम लोग इसमें, ये तो बहुत सिंपल है. इतना क्या पेन चला रहा हूं, जैसे आंसर आया तुरंत आ जाता है आंसर इसमें. तो देखिए भैया, जो E1 होगा वो कितना होगा? NE. एक सेल का ईएमएफ में E मान लेता हूं तो N सेल का मिलके कितना आएगा? NE. क्यों? क्योंकि N सेल है सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो E सबका कितना हो जाएगा? फिर एक सेल की पोलरिटी जब रिवर्स कर दी जाएगी तो हो जाएगा N-2E. ठीक है, कितना हो जाएगा? अब जो N-1 सोच रहे हैं उनको मैं बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं. 10 सेल है मान लो, 10 सेल हो गए अपने पास 10-10 वोल्ट के. सीरीज में कितना आएगा आंसर? 100. 10-10-10 कितना आएगा? 100. एक सेल का पोलरिटी घुमा दो. अब सीरीज में राइट कनेक्शन में कितने बचे? 9. कितने बचे? 9. तो 9 का मिला के आएगा 90, और वो जो रिवर्स हुआ है वो माइनस होगा 90 में से, तो आंसर कितना आएगा? 80. तो 10 वोल्ट की एक बैटरी घुमाई, लेकिन नुकसान कितने का हुआ? 2 का. भाई पोलरिटी रिवर्स्ड करने से अच्छा तो ये होता कि आप निकाल के फेंक देते सेल को बाहर. एक सेल अगर रिमूव कर दिया जाता ना तो आपका आंसर सही था, N-1. मान लो 10 सेल है, 10 में से एक निकल गया. एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप 8 लोग हैं, ठीक है, और आपका किसी एक टीम से, सामने वाली टीम से झगड़ा हो गया, उसमें भी 8 लोग हैं, तो आप बराबर बराबर लोग हैं. 8 इधर से आप लड़ने वाले हैं, आप 8 उधर से लड़ने वाले हैं. आपका एक दोस्त जो है वो गद्दार निकला और वो आपको छोड़ के सामने वाली टीम में चले गया, तो कितने लोगों की कमी हो गई आपके पास? 2 की हो गई. क्यों? क्योंकि आप 8 से हो गए 7 और वो 8 से हो गए 9, तो डिफरेंस कितने का हो गया? इससे अच्छा तो वो भगोड़ा होता गद्दार से, अच्छा कि वो भग जाता कम से कम. तो सामने तो 8 ही रहते, अपन कितने रहते? 7, तो फिर भी 1 का ही डिफरेंस रहता. अब सामने वाली टीम में ऐड होना, ठीक है, तो वो 1 का नहीं, वो कितने का नुकसान है? तो सेल को निकाल देना जो है, रिमूव अगर बोला जाए तो 1 का ही नुकसान होता. पोलरिटी रिवर्स करना 2 का नुकसान है. ठीक है, एक तो वो गया अपने पास से, और एक उल्टा जो बचे उनमें से वो माइनस होगा एक सेल, तो N-1E नहीं आएगा. क्या आएगा? N-2E. बस अब इसका रेशियो पूछा था तो E से E कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा N डिवाइडेड बाई N-2. आंसर क्या आएगा? N डिवाइडेड बाई N-2.
3 सेल रिवर्स हो जाते तो n डिवाइडेड बाई n माइनस 6, 3 सेल रिवर्स होते तो नुकसान 6 का होता, 4 सेल रिवर्स हो जाते तो नुकसान 8 का होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। भगोड़े दोस्तों से सावधान, सॉरी गद्दार से, भगोड़े तो फिर भी ठीक रहता है। बढ़े आगे, दूसरा लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज खत्म हो गया, अब कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है। इनके ईएमएफ है E1, E2, E3। इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1, R2, R3। और हम ये चाहते हैं कि इस कैपिटल R के अक्रॉस जितने भी सेल हैं सबको हटा के हम एक ही सेल बना लें जिसका रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ EB और रेजिस्टेंस RB हो जाए। मतलब वही कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल है, उनको हटा के हम एक ही सेल बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, मुझे नहीं लगता आपको फिर वही RB पढ़ाने की जरूरत है कि RB मतलब सबका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते हो, 1/RB इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बहुत सिंपल है। इसमें माइनस आएगा क्या बीच में? नहीं, रॉन्ग कनेक्शन हुआ तो भी रेजिस्टेंस में कोई माइनस। अच्छा, यहां रॉन्ग कनेक्शन कैसे पता चलेगा? करंट देखना है इधर, यहां से करंट निकल कैसे जाएगी, यहां से भी करंट निकल कैसे जाएगी, यहां से भी जाएगी। कौन सा कनेक्शन है? राइट है सब। या आप ऐसे ऐसे सोच लिया करो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। प्लस प्लस अगर जुड़े हुए हो आपस में तो कौन सा कनेक्शन है? राइट कनेक्शन। और अगर घुमा देंगे तो एक का प्लस एक का माइनस जुड़ जाएगा, तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? पैरेलल में आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब EB का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये EB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस E1/R1 प्लस माइनस E2/R2 प्लस माइनस E3/R3। ये प्लस माइनस क्यों चल रहा है? वही कहानी है क्या कि जो भी पोलैरिटी मतलब जो रॉन्ग कनेक्शन में होगा उसको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय RB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू RB। मतलब EB निकालने के लिए आपको RB पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या निकाल पाओगे? EB। EB के फॉर्मूले में ही RB है, मतलब बिना RB के EB कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। छापे। आज टेस्ट है करंट का आपका। देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, आज पढ़ा है, इससे तो बहुत कम है। बहुत कम के मतलब नहीं है, सेल वाले पार्ट से तो नहीं है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तक का पोर्शन नहीं। कल तक का जो पढ़ा है वो आ रहा। अगला टेस्ट फिर करंट का आएगा, उसमें ये भी आएगा, सेल कॉम्बिनेशन किरचॉफ्स लॉ तक आएगा। वो फिर पावर भी हो जाएगा शायद। आज क्या ट्यूसडे वेडनेसडे है ना आज,
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आएगा टेस्ट। अब बायो का मैं देखता हूँ यार क्या पूछना चाहिए, मैं परेशान हो गया हूँ क्या पूछूं। कल पूछ लेंगे कुछ। जेनेटिक्स कहां तक पहुंचा है? फिर भी कुछ तो पढ़ाया होगा। पैकेजिंग तक हो गया है। कल तो क्या ही होगा फिर। चलो कोई बात नहीं, अगले बायो के टेस्ट में जेनेटिक्स पूछ लेंगे। अभी हटाऊं मैं इसको, छाप लिया क्या? हेडिंग लिखिए स्पेशल रिजल्ट्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं जो बहुत काम के हैं। पहला स्पेशल रिजल्ट ये है, इफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E, मतलब जितनी बैटरी पैरेलली कनेक्टेड है सबके वोल्टेज सेम हो एंड दे आर इन राइट कनेक्शन। ये बहुत जरूरी है, इनका कनेक्शन कैसा होना चाहिए? राइट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैटरी राइट कनेक्शन में नहीं हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या कंडीशन है भाई? स्पेशल रिजल्ट जो होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं, और कंडीशन ये है कि सभी बैटरी के ईएमएफ सेम होना चाहिए। मतलब आइडेंटिकल बैटरी होना चाहिए क्या? नहीं, आइडेंटिकल बैटरी नहीं बोल रहा हूं। तो फिर ईएमएफ सेम हो गए तो आइडेंटिकल नहीं हो गई। रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं ना। 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, एक का रेजिस्टेंस 3 ओम, एक का 5 ओम, तो मतलब रेजिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने वो कोई कंडीशन नहीं लिखी कि आर सेम है कि नहीं है। 2 कंडीशन लिख रहा हूं केवल। क्या? ईएमएफ इक्वल होना चाहिए, कनेक्शन राइट होना चाहिए, रॉन्ग कनेक्शन नहीं होना चाहिए एक भी, कहीं से कहीं तक। तो ठीक है, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा। कैसा? ये कैपिटल आर, ये एक बैटरी, फिर उसके पैरेलली कनेक्टेड ये दूसरी बैटरी, फिर उसके पैरेलली कनेक्टेड ये बैटरी नंबर 3, सबके ईएमएफ ई और ई, रेजिस्टेंस R1 R2 चलेंगे। तो बताओ सबसे पहली चीज तो 1/RB कैसे लिखोगे? बोलो। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, पक्का ना? EB कैसे लिखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट ईएमएफ कैसे निकलेगा? EB इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 इंटू आर बैटरी तो है ही मल्टीप्लाई में। बीच में सब में प्लस क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि कनेक्शन राइट मान के चलना के मतलब राइट कनेक्शन के लिए रिजल्ट वैलिड है, और सबके ईएमएफ सेम है तो ई बाहर निकाल लो। तो बताओ क्या हो जाएगा? EB इज इक्वल टू E, क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू RB, हाँ ना? 1/R1 1/R2 1/R3, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या है? ये 1/RB है, हाँ ना? तो EB इज इक्वल टू क्या बचा? E इंटू 1/RB इंटू RB से RB, तो EB इज इक्वल टू E, मतलब इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगी उसका ईएमएफ कितना आएगा? किसी एक बैटरी के बराबर। 10-10 वोल्ट के 10 बैटरी, 5 बैटरी, या 10-10 वोल्ट की कुछ बैटरी पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो आंसर कितना आएगा? 10। 10 वोल्ट की 3 बैटरी जुड़ी तो भी 10, 4 बैटरी जुड़े तो भी 10, 5 बैटरी जुड़ी तो भी 10। सेम वोल्ट की बैटरी अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो वोल्टेज किसी एक के इक्वल आता, लेकिन कनेक्शन क्या होना चाहिए? एक का भी अगर रॉन्ग कनेक्शन हुआ, जैसे मान लो बैटरी नंबर 2 रॉन्ग कनेक्शन में होती, तो वो E/R1 प्लस E/R2 जो है वो बनता -E/R2, और जहां माइनस आया मैं उसको 1/RB नहीं लिख सकता। 1/RB नहीं लिख सकता तो RB से RB कटेगा नहीं तो रिजल्ट बनेगा नहीं। रॉन्ग कनेक्शन जहां हुआ सब गड़बड़ हो जाएगी।
एक भी रॉन्ग कनेक्शन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए क्या? बोले जरूरी नहीं है, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल रेजिस्टेंस हो। आइडेंटिकल बैटरी होना कंपल्सन नहीं है, ओनली ईएमएफ सेम होना चाहिए, कनेक्शन राइट होना चाहिए, तो आंसर किसी एक के इक्वल आता है। तो एक बात बताओ मुझे, 10-10 वोल्ट की 5 बैटरी पैरेलल में जोड़ना और 10-10 वोल्ट की 10 बैटरी पैरेलल में जोड़ना, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अगर राइट कनेक्शन में जोड़ रहा हूं तो 10 वोल्ट की 5 बैटरी लगाऊं या एक बैटरी लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। 5 बैटरी जब लगाऊंगा तो 5 बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5, और एक बैटरी लगाऊंगा तो उसका R आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा एक बैटरी के कम, और 5 बैटरी का रेजिस्टेंस क्या आएगा? कम। तो करंट ज्यादा फ्लो होगी किसमें? 5 वाले केस में। तो हमको ऐसा लगता है 5 बैटरी ज्यादा करंट फ्लो क्यों करवा पा रही है? क्योंकि 5 बैटरी का मिलके वोल्टेज ज्यादा है? नहीं, रेजिस्टेंस कम है। भाई मान लो मैं आपसे बोलूं, चलो आप पहले छाप लो फिर अपन बात करते हैं। छापो पहले। आपका ध्यान क्योंकि उधर है लिखने में, बोले पता नहीं कब बोल देंगे हो गया और अगले पेज पे चलेगा। छाप लो आराम से। हो गया अभी? छाप लिया सबने लगभग? देखिए, मैं बोलना चाह रहा था कि मान लो मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और मैं एक 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ता हूं, और एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वही जिसपे मैं 10 वोल्ट की 3 बैटरी जोड़ता हूं। यहां करंट फ्लो होता है इसमें कितना? I1, और यहां जो करंट फ्लो होता है वो कितना? I2। कौन सा करंट ज्यादा होगा? I2 इज ग्रेटर देन। तो पैरेलली कनेक्टेड 3 बैटरी जो हैं वो ज्यादा करंट फ्लो करवाती है कंपेयर टू 1 बैटरी। रीजन क्या है? 3 बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा एक बैटरी के कंपेयर में। वोल्टेज 10 वोल्ट ही आएगा, इन तीनों का भी वोल्टेज कितना आएगा? 10 ही आएगा। समस्या किसमें है? आर में। इसका आर है और इसका R/, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, ठीक है, तो यहां 3 है वो, और यहां 3/3 क्या हो जाएगा? 1। अब जब रेजिस्टेंस घटता है तो करंट, तो ज्यादा बैटरी जोड़ने से करंट का वैल्यू बढ़ता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है या वोल्टेज बढ़ता है? वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज तो उतना ही रहता है। कितनी भी बैटरी पैरेलली जोड़ दूं मैं, वोल्टेज तो किसी एक के। भाई 10 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ो तो भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, 5 बैटरी जोड़ोगे तो भी वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो फिर क्या बैटरी जोड़ने का कोई सेंस है? हाँ है। बैटरी जोड़ के रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं जिससे करंट
बढ़ा सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्पेशल रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट होता है 2 बैटरीज के लिए ओनली, 2 बैटरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बैटरी जुड़ी हुई ओनली, 2 बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई, मतलब एक का ईएमएफ E1 दूसरे का E2। यहां इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, रेजिस्टेंस R1 और दूसरे का। यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों के वोल्टेज सेम होना चाहिए, सेम होंगे तो फिर तो किसी एक के इक्वल ही आ जाएगा। बोलिए आरबी कितना निकलेगा? आर बैटरी, 2 वायर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो भैया, ओनली 2 ही वायर हो किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानते हैं ना, क्या आएगा? प्रोडक्ट बाय सम, ये आएगा। ये क्या हो गया आपका? और ईबी, बोले E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इनटू, अच्छा बीच में प्लस क्यों नहीं है, माइनस क्यों नहीं? रॉन्ग कनेक्शन होगा तो माइनस ले लेंगे, रॉन्ग कनेक्शन होगा तो क्या कर लेंगे? तो EB इज इक्वल टू, बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 का यहां मल्टीप्लाई होगा R1 का वहां, तो क्या बनेगा? E1 R2 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय RB का वैल्यू लिखो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 R2 से R1 R2, R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो रिजल्ट बन गया वो क्या बन गया? EB इज इक्वल टू, बोलो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ये बच गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत मदद करने वाला है आगे जाके अपना। और एक और पॉइंट है, इन केस ऑफ रॉन्ग कनेक्शन, अगर कनेक्शन कैसा हो, रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, तो फिर EB का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? जहां प्लस आ रहा है वहां बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, और यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, उसका मतलब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब समझाऊंगा। यहां पे लास्ट में एकदम, डायरेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी इज डिसाइडेड बाय ER वैल्यू, ऐसा लिख के रख लेना बस। डायरेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी डिसाइडेड बाय ER वैल्यू, मैं बता दूंगा आगे जाके कि मतलब क्या है ER वैल्यू। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अगली हेडिंग इसके बाद में लिख लेना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, अब दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपन।